श्री कृष्ण गौशाला लेखवा पहुंची देश की दो पद्मश्री हस्तियां। गौशाला के 5वें वार्षिक उत्सव में राजस्थान के नामी अधिवक्ता भी पहुंचे। पिलानी क्षेत्र के गांव लेखवा में श्री कृष्ण गौशाला का 5वां वार्षिक उत्सव व प्रतिभा तथा भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में हिंदुस्तान की दो पद्मश्री हस्तियां, जैविक खेती में वर्ल्ड रिकॉर्डधारी पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारीक अजीतगढ़ सीकर व दातारामगढ़ सीकर से पद्मश्री सुंडाराम कुमावत ने समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में राजस्थान के नामी एडवोकेट संजय महला व उनकी पत्नी अधिवक्ता सुनीता महला भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान विश्व रिकॉर्डधारी पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारीक व पद्मश्री सुंडाराम कुमावत ने किसानों को जैविक खेती और बागवानी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए खाद रहित बागवानी और खेती करने के लिए प्रेरित किया। समारोह में पहुंचे तमाम गौशालाओं के पदाधिकारियों, भामाशाहों, सरपंचों और प्रतिभाओं का प्रतीक चिन्ह भेंट कर व साफा पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश व्यास लेखवा ने की तथा मंच संचालन प्राचार्य दीपचंद लाखवा ने किया। यहाँ के लोगों में आसपास की दूर दराज ग्राम पंचायतों से पधारे हुए जनप्रतिनिधियों को, सरपंचों को और जिला गौ सेवा समिति के जो पदाधिकारी हैं, बहुत अच्छा उत्साहवर्धक यहाँ परिणाम आया है सामने और लोगों में उत्साह देखते हुए बन रहा है दूर दूर तक कि गौ माता के नाम पर ये कई वर्षों से जो ये विकास समितियाँ जो बनी हुई थी, अब उन्होंने भामाशाहों की मदद से रोर है और उम्मीद है एक तरह से इन्होंने जो कदम उठाया है इसका परिणाम जो अलग जगी है वो दूर दूर तक जाएगी। हर आम आदमी के अंदर इस मामले में मैंने ज़बरदस्त उत्साह देखा है। कैलाश जी ने जो आयोजन किया, बहुत सुंदर आयोजन, इसके लिए साधुवाद है। संवर्धन की आप बात कर रहे हो, लेकिन जो आपको क्या लगता है कि जो कानून है वो उसमें कहीं कमियां आएंगी? क्योंकि कानून में मैं आपको बताऊं कि कानून कहीं कमी नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब केसरी रहे हैं, उनके कार्यकाल जो वहाँ के राजा थे उस वक्त भी गौ हत्या के ऊपर मृत्युदंड की सज़ा थी। उसके बाद में गौ माता के ऊपर अधिनियम बने हुए हैं, सज़ा का प्रावधान है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो गोचर भूमि है और वहाँ अतिक्रमण किए हुए हैं, कानून वहाँ पर भी अपना काम कर रहा है, लेकिन जो ग्राम पंचायत स्तर लेवल पर अगर प्रारंभिक शुरुआत ग्राम पंचायतों की ओर से हो तो ये गोचर भूमियों पर बड़े बड़े जो अतिक्रमण कर रखे हैं ये आसानी से हटाए जा सकते हैं। राज्य हटे तो ठीक है, अदरवाइज कानून अपना काम करेगा। गौ हत्या के लिए कड़ा कानून होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पूरे देश के अंदर गौ हत्या पर तो कानून कड़े से कड़ा मृत्युदंड बनना ही चाहिए। इसके ऊपर तो इस सरकार भी इस पर पहल कर रही है, आमजन भी इसके लिए बिल्कुल उत्साहित है कि ऐसा कड़ा कानून बनना ही चाहिए। श्री कृष्ण गौशाला लेखवा का हर साल की भांति इस साल 5वां स्थापना दिवस भामाशाह सम्मान समारोह और किसान सम्मेलन के रूप में आज ये कार्यक्रम आहूत किया गया। विशेष व्यक्तित्व यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में हमने जिनको बुलाया था वो थे जैविक खेती में पद्मश्री से नवाजे गए पद्मश्री श्री जगदीश प्रसाद जी पारीक अजीतगढ़ सीकर, और दूसरे बागवानी के अंदर पद्मश्री से राष्ट्रपति द्वारा नवाजे गए पद्मश्री श्री सुंडाराम जी कुमावत जो दातारामगढ़ सीकर के रहने वाले हैं। इन सभी महानुभावों ने, आदरणीय वकील साहब ने बताया कि किस तरह से कानून आपकी गौ रक्षा आप कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, किस तरह से कानून आपको संरक्षण दे रहा है, किस तरह कानून आपकी रक्षा कर रहा है, किस तरह गोचर भूमि के लिए कानून बना है, किस लिए गायों के लिए कानून बना है, वो सब जानकारी सभी गौ सेवकों को और भामाशाहों को प्रदान की। हमारे बजरंग लाल जी सेठ ने ये कहा कि गोवंश के लिए कहीं भी जिले में कोई काम की आवश्यकता हो निस्संदेह मुझे फ़ोन करें। पद्मश्री अवार्डियों ने हमें जैविक खेती और बागवानी पे जो महत्वपूर्ण जानकारी जो किसानों को और गौ सेवकों को दी वो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार रही। और मैं यहाँ पधारे सभी हमारे अतिथियों का, भामाशाहों का, किसानों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन लोगों ने आज मौसम की विषम परिस्थिति होने के कारण भी यहाँ पधार के और इन सभी लोगों के अनुभव का लाभ उठाया है। और जो आदर्श जो व्यक्तित्व हमारे बीच पधारे हैं गौ सेवकों के रूप में, जो बड़े व्यक्तित्व पधारे हैं, उनके द्वारा जब ये सम्मानित किए गए इन प्रतिभाओं को तो दूसरे बच्चों में ये प्रेरणा जाएगी कि हम भी इस तरह से कठोर परिश्रम करके और इस तरह के मंचों पे हमें भी इस पुरस्कार से नवाजा जाए। मेरा नाम जगदीश पारीक है और मैं सीकर जिले के गांव अजीतगढ़ तहसील श्री माधोपुर का रहने वाला हूं, खेतिहरी परिवार से। सब्जी में तो देखो मैंने हर तरह की जो सब्जी थी उनका विश्व रिकॉर्ड बनाने के प्रयत्न किए, जिसमें लौकी है, तुरई है,
ये सब, ये वज़न में भी ज़्यादा हो, हाइट में भी ज़्यादा हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही मैंने अच्छा हो, और ये विश्व रिकॉर्ड के करीब पहुँचे। तो मेरा प्रयत्न था सबको आगे बढ़ाने का, लेकिन सबको आगे बढ़ा नहीं पाया मैं। घिया को 6 फीट पर रोक दी, तुरई 7 फीट पर, बैंगन 1 मीटर लंबा, गोल बैंगन 5 किलो का, पत्ता गोभी 12 किलो, फूल गोभी 25 किलो, 150 ग्राम, कद्दू 86 किलो, एक पेड़ पर 150 मिर्ची 3 बार टूटे हो सीजन में। तो इस तरह से ये सब कुछ किया। आलू भी किया 400 ग्राम का, नींबू भी 400 ग्राम की किए, सब किया, लेकिन सब में सफल एक साथ नहीं हो सका। इसलिए जो फूल गोभी थी उसी को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, और फूल गोभी का मेरे अभी ऑर्गेनिक के हिसाब से मैं नंबर 1 पर हूँ, और वैसे नंबर 2 पर। इस क्षेत्र में आप इतना उत्कृष्ट कार्य किया, आपने अवार्ड भी आपने पाए हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से उतर? परिणाम देखो, मैं खेतिहर परिवार से हूँ। मेरे मामा जी खेती कर रहे थे, उनके कोई संतान नहीं थी। मेरे से बड़े 6-7 भाई ख़त्म हो गए थे, तो मेरी माँ ने डिलीवरी करवाई मामा जी के घर में। फिर मेरे छोटा बच्चा उनके था नहीं, मेरे को रख लिया और मैं वहाँ रह गया। तो उन्होंने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी विवाह किया, और जो उनकी संपत्ति थी वो सारी मुझे दे दी। पिताजी की अलग है, क्योंकि उनके भी मैं एक ही लड़का हूँ। तो ये प्रेरणा मुझे जवाहर जी से मिली, जो मेरे मामा जी थे, सब कुछ उन्होंने सिखाया मेरे को। किसानों के लिए कोई संदेश? किसानों के लिए ये है कि जैविक खेती करें, जैविक खेती की तरफ आए। जैविक का मतलब जहर मुक्त खेती करें, उसकी तरफ आएँ, और ज़्यादातर स्वयं और मतलब मोटिवेट करें मोटा अनाज के लिए, क्योंकि ये जो गेहूँ है ये बीमारी का घर है। हमारे बुज़ुर्ग भी पहले बाहर त्यौहार खाया करते थे, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। आज हम दोनों टाइम इसको काम में लेने लग गए, जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। और ये तो यहाँ तक हमारे जो छोटे बच्चे हैं, चश्मा छट गया, दांत हिलने लग गए, समय से पहले बाल धोले आ गए, और मेरी तरह 22 वर्ष के व्यक्ति की जोहरी पड़ गई, जबकि मैं तो 80 के करीब पहुँच रहा हूँ। तो ये स्थिति है खान पान से। जब तक गौ माता के लिए क्या करना चाहेंगे? गौ माता के लिए कि गौ माता हमारे लिए गंगा की तरह पूज्य है, और जब तक हम हमारी माँ से भी ज़्यादा इसको जब तक सम्मान नहीं देंगे, ये देश किसी तरह आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जिस तरह माँ हमें पालती है, उस तरह से ही गाय हमें पालती है। गाय और लौंग 2 चीज़ें हैं, पौधों में लौंग और पशुओं में गाय, जिसके सब ही अंग मानव जीवन के लिए काम में आते हैं, और सभी उनको बताने का काम है। यहाँ आप लेखवा पधारे, यहाँ गौशाला में पहुंचकर लेखवा में आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। अगर ऐसे कार्यक्रम हर जगह होते रहेंगे तो किसान भी आगे बढ़ेगा, गाय की भी कदर होगी, और गाय के अलावा ये जो लुप्त होती जो चीज़ें हैं वो उजागर होंगी, और दुनिया का जो ध्यान है इस तरफ आएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति जितना हो सके बिना अपना नाम किए चुपचाप गौशाला में देता रहे, गाय की सेवा करता रहे, और चाहे वो घर में करे बाहर करे, और किसी भी प्रकार का हाथ लगाकर गाय पर कोई हथियार नहीं उठाए। तो अवार्ड आपको मिले हैं, उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। अब अवार्ड तो बहुत मिले हैं, उनकी संख्या ही नहीं है। अब सब बाकी सब तो कीड़े मकोड़े हो गए। ये 2019 में पद्मश्री मिलने के बाद लुप्त हो गए सब, कोई वो नहीं है। 2-3 काम किए हैं। एक काम तो ये है कि एक पेड़ लगाने की तकनीक विकसित की है, जिसमें अपने रेगिस्तान की परिस्थिति में भी पौधे को पूरे जीवन काल में 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरा जो है वो कुछ देसी किस्मों का संग्रह भी किया है, और उनको नेशनल जीन बैंक में जमा भी करवाया है, और उनसे अध्ययन करके कुछ अच्छी किस्में तैयार की हैं, जो गुणवत्ता में भी बहुत अच्छी है और पैदावार में भी बहुत अच्छी है। और तीसरा काम ये है कि यहाँ राजस्थान की जब बात आती है तो पूरे देश का 1% पानी है, जबकि इसका जोग्राफिकल एरिया है वो करीब 12% है। तो पानी यहाँ एक बेहद मुख्य बिंदु है, जहाँ ध्यान देना, हमें सबको ध्यान देना चाहिए। तो एक पानी को संग्रह करने की तकनीक भी विकसित की है, जहाँ पेड़ लगाए जाने वाले क्षेत्र या बगीचा लगाए जाने वाले क्षेत्र में इतना पानी बरसात का इकट्ठा हो सकता है, जिससे कि पूरे बगीचे का साल भर में काम चल सकता है। और इसके साथ साथ में कुछ अन्य लोगों
की जो तकनीकें होती हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको हनीबी नेटवर्क कार्यकर्ता के रूप में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के लिए उन तकनीकों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ मूल्यांकन के लिए NIF में पहुँचाते हैं। पद्म श्री मिला है, ये 2020 का है, उस समय कोरोना काल था, और 2021 में नवंबर में मिला है। पद्मश्री मिलने के लिए जो आपको संघर्ष रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश है। हमने पिछले 30-40 साल से इस वृक्षारोपण तकनीक विकसित करके, इस तकनीक को विकसित करने में करीब 10 साल लगे, और करीब 2020 के पहले 50,000 पौधे लगा चुका था मैं, और पिछले 2 साल पहले 2,000 लगाए थे इस तकनीक से, पिछले साल करीब 10,000 पौधे लगाए थे, और इस साल 30,000 पौधे हम लगाने जा रहे हैं। तो हर साल हम ये सोच रहे हैं कि इस तकनीक का उपयोग सब जगह प्रसारित भी हो और लोगों को भी जानकारी मिले, पर्यावरण भी सुधरे, बरसात में भी बढ़ोतरी हो, चारा भी मिले, लकड़ी भी मिले। तो इस तरह से हम छायादार इमारती लकड़ी वाले पौधे, चारे वाले ऐसे पौधे लगा रहे हैं, और सारे पौधे जो लगा रहे हैं वो गौशालाओं की ज़मीन पे लगा रहे हैं, ताकि उनको छाया मिले, चारा मिले। और एक पेड़ भी आज की तारीख में एक बहुत ही सुरक्षित बीमा है, जो वो फल या चारा या लकड़ी तो देता ही है, बाकी धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है, वो भी एक बहुत कीमती हो जाता है। तो हम हर तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को किस प्रकार मोटिवेट करें जैविक खेती के लिए? जैविक खेती में तो यही है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जितने भी जैविक खेती के लिए कच्चा माल है या रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, जैसे पत्ते हैं या खरपतवार है या जो पराली है, इनको हम जलाएं नहीं, इनको हम सुरक्षित रूप से इनका खाद बनाकर उसका उपयोग करें। जो भी जैविक पदार्थ है, गोबर हो या गोमूत्र हो, इनको सही तरीके से इनकी जो कंपोस्ट बनाने की विधि हो या जो केंचुए से खाद बनाया जाता है वो तरीका हो, या तो कोई दूसरे तरीका हो, उसका भरपूर हम उपयोग करें और गुणवत्ता बढ़ाकर हम ज़मीन में इसका उपयोग करके खेती करें। जैविक खेती के लिए और पेड़ों के लिए जो आपका जुनून है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और कब मिली? खेती मेरा पैतृक धंधा रहा है, परिवार का, बहुत पहले से मैं पढ़ता था उस समय से। और मैं जब पढ़ता था तो हरित क्रांति का दौर था, नई नई चीज़ें सुनने को मिलती थी, नई नई बीज, खाद, तकनीकें, ये सब चीज़ें आती थी। और फिर मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, मैंने ग्रेजुएशन विज्ञान से किया है, तो समझने में, तकनीक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और रुचि इसलिए थी कि बहुत अच्छी खेती हमारी परंपरागत तरीके से पहले चल रही थी, तो इसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की और इसी चीज़ों में काम करते करते वैज्ञानिकों के संपर्क में रहा। तो वैज्ञानिकों के तौर तरीके सीखे, वैज्ञानिकों की तरह से जो भी उनका अनुसंधान था वो काम किया और उससे आगे बढ़े। किसानों के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से क्या कोई मांग करना चाहेंगे? बस इतना ही है कि जो भी चीज़ों का उत्पादन होता है उसमें ये देखें कि अगर वो सपोर्ट प्राइस से कम पर बिक रही है तो उसका आयात नहीं किया जाए, और बहुत ज़्यादा कीमत है तो सीमित मात्रा में आयात किया जाए। इससे किसानों को भी अच्छी आमदनी होगी, उनके भाव नहीं गिरेंगे तो, और जो उपभोक्ता है उसको भी सही कीमत पर चीज़ें मिल जाएंगी, सरकार का विदेशी मुद्रा बच जाएगा। तो इस तरह से सभी इससे लाभान्वित होंगे। रानी विधानसभा का ये अंतिम गांव कहा जाता है। इस गांव में जो सड़क की बात भी सदन में उठी है, सभा में। बिल्कुल, हमारे अतिथियों ने सड़क के आने में जो टूटा फूटा सड़क है, आप लोगों ने भी देखा है, बहुत ही क्षतिग्रस्त सड़क है। निश्चित रूप से ये हम भी इसके लिए शर्मिंदा हैं और पूरे क्षेत्र के लोग शर्मिंदा हैं। ये सड़क इतनी बुरी दशा में है कि हमारे जो अतिथि जो जयपुर से, झुंझुनू से चल के आए हैं, उनको इस बरसात के मौसम में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा है और उनका ये जो सफ़र डुलानिया से लीखवा का है, कष्टकारक रहा है। मैं सरकार से निश्चित रूप से मांग करता हूं कि इस सड़क का तत्काल कार्य प्रारंभ किया जाए, जो MDR के रूप में स्वीकृत हो चुकी है, और उसका काम यथाशीघ्र शुरू करके पूर्ण किया जाए।